तो अब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए शुरू करते हैं। देखो इस क्रैश कोर्स में अभी तक हम ये 7 चैप्टर कर चुके हैं। अगर इन 7 चैप्टर में से आपका कोई भी चैप्टर वीक है तो आप इसी क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कोई भी चैप्टर, ठीक है। और आज हम करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। देखो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है DQ अपॉन DT, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलाम पर सेकेंड, किसी को आप प्यार से कहते हो एम्पियर, ठीक है। देखो SI यूनिट कैसे आएगी, ऊपर चार्ज है तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, नीचे टाइम है तो टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, ठीक है। चलिए और देखो ये बात ध्यान रखना, करंट और टाइम का एरिया अंडर द कर्व देता है चार्ज। मैं फिर से दोहराता हूँ, करंट टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व देता है चार्ज, ठीक है। चलिए अब देखो डायरेक्शन ऑफ करंट देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, जबकि अपोजिट ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्लो, मतलब नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में करंट की डायरेक्शन होती है। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस तरफ जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इस तरफ जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। बस इस नोट का मतलब इतना ही था। चलिए अब देखो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है Ne। E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, n क्या है, इंटीजर नंबर, ठीक है। तो अगर आप करंट के फॉर्मूले में चार्ज की ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे तो करंट का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा जिसकी वैल्यू होगी Ne अपॉन T, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, बस चार्ज की जगह Ne पुट कर दिया, ठीक है। तो करंट का एक नया फॉर्मूला बन गया, वो क्या था, Ne अपॉन T। T क्या है, टाइम। चलिए अब देखते हैं ड्रिप वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो ड्रिप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A इंटू टाउ। यहाँ पर A क्या है, एक्सेलरेशन, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ध्यान रखना टाउ जो है वो 2 कोलिजन के बीच का जो टाइम है, मतलब 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो होता है, ठीक है। चलिए अब देखो एक्सेलरेशन कितना होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस तरफ फोर्स लग रहा होगा तो इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, और इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी E अपॉन m। यहाँ पर स्मॉल e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी प्रेजेंट होगी, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ड्रिप वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, वो होगा E अपॉन m इंटू टाउ, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में रिलेशन ये होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू एल। यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ यहाँ पुट कर दोगे तो ड्रिप वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा जिसकी वैल्यू होगी EV अपॉन ml इंटू टाउ, ठीक है। चलिए यहाँ पर L क्या है, स्मॉल l, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ध्यान रखना। चलिए अब देखो बहुत बार इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी पूछ ली जाती है जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका फॉर्मूला होता है ड्रिप वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन आया था नीट 2020 में, एज इट इज फॉर्मूले के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था। चलिए अब देखो अब हम देखेंगे रिलेशन ऑफ ड्रिप वेलोसिटी एंड करंट। चलिए ठीक है, तो करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो होता है ये, करंट इज इक्वल टू VD ENA। यहाँ पर VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N क्या है, N देखो ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी को हम N कह देंगे, ठीक है। A क्या है, A है एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। चलिए अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका अच्छा रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे करंट डेंसिटी, ठीक है। तो देखो करंट डेंसिटी को हम J वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया, ध्यान रखना। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, देखो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर,
तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल, या फिर ये कहें पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पर और करंट पर, लेकिन एक्चुअल में रेसिस्टेंस ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है ना ही करंट पर, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो इस तरह से यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को आप प्यार से ओम कहते हो, और ओम का साइन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए अब देखो, बहुत बार ग्राफ पूछ लिया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का, और करंट का ग्राफ दे देगा, और यहाँ पर थीटा कुछ एंगल दे देगा, बोलेगा बताओ रेसिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ध्यान रखना पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का ग्राफ का, मैं फिर से दोहराता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस के और करंट के ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेसिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल आर, और डेल वी अपॉन डेल आर ही तो रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, देखो ग्राफ कभी भी याद नहीं करने होता है। ठीक है, ग्राफ को याद वो बच्चा करता है जिसके बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट वीक है। ठीक है, ग्राफ हमेशा समझा जाता है। चलिए, ठीक है, और बहुत बार करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना स्लोप बराबर हो जाएगा 1 अपॉन रेसिस्टेंस के, ध्यान रखना। ठीक है, देखो पीछे क्या था, वाई एक्सिस पर था पोटेंशियल डिफरेंस, एक्स एक्सिस पर था करंट, तो यहाँ पर स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, रेसिस्टेंस के। लेकिन यहाँ पर देखो वाई एक्सिस पर क्या है, करंट, एक्स एक्सिस पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन रेसिस्टेंस के, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो रेसिस्टेंस का कुछ अनदर फॉर्मूला भी होता है जो बच्चा भूल ही जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। चलिए देखो, रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला ये भी होता है ml अपॉन एन स्क्वायर टाउ इंटू ए। यहाँ पर m क्या है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, l क्या है, l है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, n क्या है वो आपको पता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर e क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। टाउ क्या है, वो ये रिलैक्सेशन टाइम। ए क्या है, ए है एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और ध्यान रखना रेसिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है, वो है रो एल अपॉन ए। यहाँ पर एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर, रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, चलिए अब देखो हमसे क्या पूछ रहे हैं, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ध्यान रखना रेसिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो हमने पीछे रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा जिसकी वैल्यू थी ml अपॉन एन स्क्वायर टाउ इंटू ए। फिर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा पीछे ही जिसकी वैल्यू थी रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब देखो ये तो हो जाएगा रेसिस्टेंस, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये हो जाएगी एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब जितना भी बचा, अब ये जितना भी बचा ये हो जाएगा आपकी रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला है, m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। ठीक है, मतलब रेसिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। चलिए देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टर्स पर। तो ध्यान रखना अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर्स के केस में रेसिस्टेंस बढ़ेगा, वहीं अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। ठीक है, चलिए, और देखो सेमीकंडक्टर के केस में या इंसुलेटर के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, वहीं अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, और एलॉय के केस में देखो एनसीईआरटी में 3 एलॉय गिवन है जो आपको याद होने चाहिए। एक है निकेल, मैंगनीज, कॉन्स्टेंटेन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस जो है वो स्मॉल इंक्रीज करेगा, वहीं अगर आप टेम्परेचर को घटाओगे तो रेसिस्टेंस जो है वो स्मॉल डिक्रीज करेगा। ठीक है, ध्यान रखना।
ठीक है, चलिए अब देखो, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो उसके लिए आप ये नोट पॉइंट ध्यान रखो। नोट पॉइंट क्या है? रेसिस्टिविटी मतलब रो चेंज सेम एज रेसिस्टेंस मतलब आर, मतलब जिस तरह से रेसिस्टेंस चेंज होता है उसी तरह से रेसिस्टिविटी चेंज होगी, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते थे तो रेसिस्टेंस बढ़ता था, उसी तरह से रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, वहीं सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते थे तो रेसिस्टेंस बढ़ता था, तो इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते थे तो रेसिस्टेंस घटता था, तो सेम रेसिस्टिविटी भी आपकी घटेगी। ठीक है, चलिए एलॉय के केस में अब देखो, 3 एलॉय जो आपको पता होने चाहिए वो क्या है? नाइक्रोम, कांस्टेंटाइन, मैंगनीज। ठीक है, तो टेम्परेचर आप बढ़ाते थे तो रेसिस्टेंस स्लाइटली चेंज करता था, चेंज की जगह आप कर लीजिए इंक्रीज करता था। ठीक है, वहीं रेसिस्टिविटी भी स्लाइटली इंक्रीज करेगी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे। ठीक है, मतलब रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी सेम तरह से चेंज करती है टेम्परेचर के प्रति, समझते हो ना, प्रति। ठीक है, चलिए अब देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो एक टी इनिशियल टेम्परेचर था, तो इस केस में रेसिस्टेंस था आर नोट, फिर हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया और टेम्परेचर हो गया टी फाइनल, तो इस केस में रेसिस्टेंस है आर फाइनल मतलब आर एफ। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये है फाइनल रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने का, वो ये है आर नोट ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ध्यान रखना ये जो अल्फा होता है ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, मान लीजिए टी इनिशियल टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी थी रो नॉट, फिर टी फाइनल टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी हो गई रो एफ। ठीक है, तो फाइनल रेसिस्टिविटी इस फॉर्मूले से आ जाएगी, वो होगी रो नॉट ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, यहाँ पर एल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, चलिए अब देखो अल्फा के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली, अल्फा फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, ध्यान रखना कंडक्टर्स के लिए जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है और लार्ज होता है, मतलब काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते थे कंडक्टर के केस में तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता था और रेसिस्टिविटी भी बढ़ती थी। और अगर आप सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर की बात करें तो अल्फा निगेटिव होता है। इसी वजह से अगर आप इंसुलेटर के केस में या सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाते थे तो रेसिस्टेंस घटता था और रेसिस्टिविटी भी घटती थी। वहीं एलॉय के केस में अब देखो 3 एलॉय आपको याद होने चाहिए, एक नाइक्रोम, कांस्टेंटाइन, मैंगनीज। ठीक है, जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है लेकिन स्मॉल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते थे तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज करती थी। तो अब हम पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टर। ठीक है, देखो ये कार्बन रेसिस्टर है, तो कार्बन रेसिस्टर के ऊपर 4 बैंड होते हैं। उन बैंड को हम नाम देते हैं ए बैंड, बी बैंड, सी बैंड और डी बैंड। ठीक है, ध्यान रखना ए बैंड आपको देगा वैल्यू, बी बैंड भी आपको देगा वैल्यू, सी बैंड आपको देगा ऑर्डर। ऑर्डर मतलब 10 टू द पावर समथिंग, 10 टू द पावर x, इस तरह से होगा तो उसको आप ऑर्डर कह दोगे। डी बैंड देगा आपको टॉलरेंस। ठीक है, चलिए अब देखो ये सारे कलर होते हैं, तो इन कलर को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए। वो ट्रिक क्या है? बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, देखो बी से है ब्लैक, फिर दूसरी बी से है ब्राउन, रॉय के आर से है रेड, रॉय के ओ से है ऑरेंज, रॉय के वाई से है येलो, बी रॉय ऑफ से कुछ नहीं है, ग्रेट के जी से है ग्रीन, ब्रिटेन के बी से है ब्लू, हैज से कुछ नहीं है, वेरी के वी से है वायलेट, गुड के जी से है ग्रे, वाइफ के डब्ल्यू से है वाइट। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना, और ध्यान रखना ब्लैक के साथ 0 रिलेटेड होता है, ब्राउन के साथ 1 नंबर रिलेटेड होता है, रेड के साथ 2 होता है, ऑरेंज के साथ 3 होता है, येलो के साथ 4 होता है, ग्रीन के साथ 5 होता है, ब्लू के साथ 6 होता है, वायलेट के साथ 7 होता है, ग्रे के साथ 8 होता है, वाइट के साथ 9 होता है। ठीक है, अब मान लो ए बैंड है और ब्लैक कलर है तो आप 0 लिखोगे, और अगर ब्राउन कलर है तो आप 1 लिखोगे, रेड कलर है तो आप 2 लिखोगे, ऑरेंज कलर है तो 3 लिखोगे, एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए वहीं अगर बी बैंड है और बी बैंड भी आपको वैल्यू देता है, तो अगर ब्लैक कलर है तो 0 लिखोगे, ब्राउन कलर है तो 1 लिखोगे, रेड है तो 2 लिखोगे, ऑरेंज है तो 3 लिखोगे, येलो है तो 4 लिखोगे, ग्रीन है तो 5 लिखोगे, ब्लू है तो 6 लिखोगे, वायलेट है तो 7 लिखोगे, ग्रे है तो 8 लिखोगे, वाइट है तो 9 लिखोगे। ठीक है, और सी क्या बताता है, ऑर्डर। ठीक है, तो अगर ब्लैक है तो 10 टू द पावर हो जाएगा 0, ब्राउन है तो 10 टू द पावर हो जाएगा 1, रेड है तो हो जाएगा 10 टू द पावर 2, ऑरेंज है तो हो जाएगा 10 टू द पावर 3, येलो है तो हो जाएगा 10 टू द पावर 4, ग्रीन है तो हो जाएगा 10 टू द पावर 5, ब्लू है तो हो जाएगा 10 टू द पावर 6, ब्लू है हाँ वायलेट है तो हो जाएगा 10 टू द पावर 7, ग्रे है तो हो जाएगा 10 टू द पावर 8, वाइट है तो हो जाएगा 10 टू द पावर 9। ठीक है, अब देखो बहुत बार बच्चे किस किस में कंफ्यूज होते हैं ना, मैं बताता हूँ, इन दोनों में और इसमें। ठीक है, देखो यहाँ से बी से ब्लैक है, बी से ब्राउन है, तो बच्चा भूल जाता है ऊपर ब्लैक था या ब्राउन था। तो ध्यान रखना जो ब्लैक शख्स होता है, मतलब जो अफ्रीकन होता है, वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत तगड़ा होता है, एकदम बॉडी बिल्डर टाइप। ठीक है, तो जब अगर पावरफुल होगा तो टॉप पर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ब्लैक टॉप पर है। ठीक है, जबकि 2 जगह ग्रीन है, एक जी से दो जगह जी है, एक जी से है ग्रीन, दूसरी जी से है ग्रे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस दुनिया में अगर आप ज़्यादातर देखोगे तो हरियाली है, मतलब ग्रीनरी है। ठीक है, तो अगर ग्रीनरी ज़्यादा है तो ग्रीन ऊपर आएगा और ग्रे नीचे आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो डी बैंड क्या बताता है ना, वो बताता है टॉलरेंस। अगर गोल्ड कलर होगा तो वो ±5% वो टॉलरेट कर सकता है, सिल्वर कलर होगा तो वो ±10% टॉलरेट कर सकता है, कलर लेस होगा तो वो ±20% टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, अब देखो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब देखो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ होगा तो उसका जो स्लोप होगा वो रेसिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, देखो एक तो आपने ये पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस, ये है स्केलर फॉर्म, और ये है वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ की। ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो वेक्टर फॉर्म में पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट की जगह आ जाता है करंट डेंसिटी, रेसिस्टेंस की जगह आ जाता है रेसिस्टिविटी। ठीक है, चलिए और एक और बात ध्यान रखना, रेसिस्टिविटी जो होती है वो 1/सिग्मा होता है। रेसिस्टिविटी की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/सिग्मा, और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, ध्यान रखना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जे वेक्टर इंटू रो था, तो आप रो की जगह 1/सिग्मा पुट कर दोगे तो ओम्स लॉ की एक वेक्टर फॉर्म ये भी आ जाएगी। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जे वेक्टर अपॉन सिग्मा। जे वेक्टर क्या है, करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए अब देखो आप देखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। चलिए पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से लगा होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात ध्यान रखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा, मतलब अगर इस बैटरी से आई करंट निकला है तो R1 से भी आई करंट जाएगा, R2 से भी आई करंट जाएगा और R3 से भी आई करंट ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होता है हर एक रेसिस्टर के लिए। मान लो R1 ने इस V पोटेंशियल में से V1 लिया और R2 ने V पोटेंशियल में से V2 लिया, R3 ने V पोटेंशियल से V3 लिया। ठीक है, मतलब ये जो V पोटेंशियल था ये कुछ
R1 रेसिस्टर में जाएगा, कुछ R2 रेसिस्टर में जाएगा, कुछ R3 रेसिस्टर में जाएगा। ठीक है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये फॉर्मूला भी कह सकते हो सीरीज के केस में कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो R1 प्लस R2 प्लस R3। आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है ये सब। चलिए अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें पहली चीज़ ये ध्यान रखो कि करंट जो है वो डिफरेंट होगा। मतलब अगर बैटरी ने I करंट निकाला है तो R1 रेसिस्टर में I1 करंट जाएगा, R2 रेसिस्टर में कुछ I2 करंट जाएगा, R3 रेसिस्टर में कुछ I3 करंट जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये इक्वेशन बना सकते हो कि करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। सॉरी, मतलब देखो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वही R1 रेसिस्टर के एंड्स के अक्रॉस होगा, वही R2 रेसिस्टर के एंड्स के अक्रॉस होगा, वही R3 रेसिस्टर के एंड्स के अक्रॉस होगा। ठीक है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो सारे रेसिस्टर में सेम रहता है। और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, चलिए अब देखो पैरेलल के केस में कुछ स्पेशल केस आपको पता होने चाहिए जो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट कर देंगे। देखो अगर 2 रेसिस्टर है कुछ इस तरह से R1 R2, ठीक है, तो इनका R इक्विवेलेंट आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, और फॉर n रेसिस्टर ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस, मतलब कुछ n रेसिस्टर हैं जिनका रेसिस्टेंस इक्वल है, मान लीजिए R है, और वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R अपॉन n। n क्या है? जितने भी रेसिस्टर गिवन है आपको। ठीक है, चलिए अब देखो ये है व्हीट स्टोन ब्रिज, आप काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज 5 रेसिस्टर पर लगेगा। जब भी 5 रेसिस्टर हो तो आप हमेशा व्हीट स्टोन ब्रिज को चेक करना। ठीक है, मान लीजिए A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, D पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है R1, ये रेसिस्टेंस है R2, ये रेसिस्टेंस है R3, ये रेसिस्टेंस है R4, ये रेसिस्टेंस है R5। ठीक है, तो देखो अगर R1 अपॉन R3 R2 अपॉन R4 के बराबर हो जाएगा, मतलब R1 अपॉन R3 का रेशियो R2 अपॉन R4 के रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो B पॉइंट के अक्रॉस और D पॉइंट के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो इसमें से करंट भी नहीं जाएगा, मतलब नो करंट थ्रो R5। मतलब ये जो R5 रेसिस्टर है इसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगा, मतलब इसका कुछ काम नहीं होगा, मतलब आप इसको हटाकर फेंक सकते हो। ठीक है, वो देखो क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। R1 R2 को सीरीज में मानोगे, R3 R4 को सीरीज में मानोगे, फिर दोनों को पैरेलल में मानकर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब हम देखेंगे रेसिस्टेंस ऑफ क्यूब। ठीक है, देखो इस क्यूब की हर एक साइड का रेसिस्टेंस R है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप मान लेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है एज का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और फेस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और डायगोनल का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इन सब के रिजल्ट आपको आने चाहिए। एज का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है 7R अपॉन 12, फेस का होता है 9R अपॉन 12, डायगोनल का होता है 10R अपॉन 12। ठीक है, देखो सब में R अपॉन 12, R अपॉन 12, R अपॉन 12 तो कॉमन है, तो आप एक नंबर याद कर लोगे 7, 9, 10। एज में आएगा 7, फेस में आएगा 9, डायगोनल में आएगा 10। ठीक है, चलो अब देखो हम देखेंगे टर्मिनल वोल्टेज, डिस्चार्ज ऑफ अ सेल। ठीक है, देखो ये एक सेल है जिसका EMF दे रखा है E, और इससे I करंट निकला है। जब भी सेल से या बैटरी से करंट निकलेगा तो इसका मतलब सेल या बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, इस केस में टर्मिनल वोल्टेज होता है E माइनस IR। I क्या है? जितना भी करंट है। स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, E क्या है? जो भी EMF गिवन है। और चार्जिंग ऑफ अ सेल, ठीक है, चार्जिंग ऑफ अ सेल में करंट बैटरी पर या सेल की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कह दोगे चार्जिंग ऑफ सेल, और इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा E प्लस IR। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्मॉल r आएगा, ठीक है, स्मॉल r आएगा क्योंकि यहाँ पर स्मॉल r गिवन है। ठीक है, चलो
अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका केस 1 देखेंगे, सेम पोलैरिटी, ठीक है। देखो ये निगेटिव है, निगेटिव के बाद है पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव के बाद है निगेटिव, निगेटिव के बाद है पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद है निगेटिव, निगेटिव के बाद है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको आप कहोगे सेम पोलैरिटी। इस केस में इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे केस 2, डिफरेंट पोलैरिटी इन सीरीज, ठीक है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, फिर इसके बाद आ गया पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव के बाद निगेटिव होता तो हम मान लेते सेम पोलैरिटी है, लेकिन पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव ही आ गया, इसका मतलब ये डिफरेंट पोलैरिटी है। फिर पॉजिटिव के बाद निगेटिव है, फिर देखो निगेटिव के बाद निगेटिव, मतलब ये वाली E2 इन दोनों के डिफरेंट पोलैरिटी है, ठीक है। चलिए तो इसका नेट इक्विवेलेंट EMF हो जाएगा E1 माइनस E2 प्लस E3, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस 2 R2 प्लस R3, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है। तो देखो पैरेलल ग्रुपिंग कुछ इस तरह से होती है, इसमें भी दो केस होते हैं, एक सेम पोलैरिटी, ठीक है। अब देखो ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है और निगेटिव निगेटिव से कनेक्टेड है, तो इसको हम कह देंगे सेम पोलैरिटी, ठीक है। और इस केस में इक्विवेलेंट EMF होगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। चलिए और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वही पैरेलल वाले फॉर्मूले से 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब केस 2 देख लेते हैं डिफरेंट पोलैरिटी का, ठीक है। देखो ये निगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये डिफरेंट पोलैरिटी का केस है, ठीक है। तो इस केस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो वही पैरेलल वाले फॉर्मूले से आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब देखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम KCL भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और देखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है ना, जितना करंट यहाँ से आया उतना ही करंट यहाँ जाएगा, मतलब ये 2 एम्पियर करंट आया और ये 1 एम्पियर करंट आया तो यहाँ से 3 एम्पियर करंट जाएगा, ठीक है। वहीं अगर यहाँ से 3 एम्पियर करंट आया, यहाँ से 5 एम्पियर करंट आया, तो देखो इधर 4 एम्पियर चला गया, आया कितना था 3 प्लस 5 8, 4 इधर चला गया तो 4 एम्पियर इधर जाएगा, ठीक है। मतलब एक जंक्शन से जितना करंट आया है उतना ही जाएगा, बस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इतना यही कहता है, ठीक है। अब किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसको हम कहते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और इसमें क्या होता है ना, सम ऑफ पोटेंशियल 0 होता है क्लोज लूप का, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब हम देखेंगे पोटेंशियल गेन एंड ड्रॉप, ठीक है। तो देखो रेसिस्टेंस के केस में देखो अगर करंट का पाथ का डायरेक्शन सेम होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और मतलब IR के पहले निगेटिव आ जाएगा। अगर करंट का पाथ का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो पोटेंशियल गेन होगा और IR के आगे पॉजिटिव आ जाएगा, ये फिर ये कहें पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लिखोगे आप। वहीं अगर सेल के केस में देखो, ठीक है, तो अगर देखो आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। वहीं अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो इस तरफ, तो पोटेंशियल गेन होगा, इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए अब देखो इलेक्ट्रिक पावर देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V, इसमें से I करंट जा रहा है, तो इसकी पावर कितनी होगी VI। V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है जितना भी करंट जाएगा। रेसिस्टर के केस में देखो रेसिस्टर हमेशा पावर को लॉस करता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पर पोटेंशियल V है और इसमें से करंट I जा रहा है और इसका रेसिस्टेंस है R, तो पावर लॉस कितनी हो जाएगी VI, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है I स्क्वायर इंटू R, या एक और फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है V स्क्वायर अपॉन R। अब देखो
एनर्जी डिसिपेटेड इन रेसिस्टर। ठीक है, पीछे हमने क्या देखा कि कितनी पावर का लॉस होगा, अब हम क्या देखेंगे कि कितनी एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, तो देखो ये जनरल फॉर्मूला है पावर और एनर्जी में। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी की कितनी वैल्यू आ जाएगी, पावर इंटू टाइम। ठीक है, अब देखो आपने पावर के 3 फॉर्मूले पढ़े थे पीछे, तो तीनों को पावर की जगह पुट कर दोगे तो ये सारे फॉर्मूले आ जाएंगे एनर्जी के। ठीक है, चलिए अब देखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अब देखो इस रेसिस्टर में आई करंट बहेगा तो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से भी ये सारी प्रोपोर्शनैलिटी याद कर सकते हैं। जैसे अगर आप पीछे देखें तो एनर्जी क्या है, हीट ही है, तो देखो इसका ये वाला फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, चलिए पावर इन सीरीज। ठीक है, चलिए देखो 3 बल्ब हैं, एक बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3। बल्ब 1 की पावर है P1, बल्ब 2 की पावर है P2, बल्ब 3 की पावर है P3, और ये रेटेड कितने पर वोल्टेज पर है, 200 वोल्टेज 200 वोल्टेज 200 वोल्टेज। ठीक है, अब देखो इन तीनों बल्ब को आपने सीरीज में कनेक्ट किया और इनको कितने पर रेट किया, 200 वोल्ट पर। ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब जितने पर ये रेटेड हैं बल्ब उतने पर ही आप लगाओ। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, वरना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीरीज के केस में इक्विवेलेंट पावर आ जाती है 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। वहीं पैरेलल के केस में आ जाती है P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, चलिए अब देखो मीटर ब्रिज, ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब देखो मीटर ब्रिज में क्या होता है ना, एक 1 मीटर का वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक R1 रेसिस्टर होता है जो नॉन होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमको पता होती है, और यहाँ पर R2 रेसिस्टर होता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है, मतलब जो अननोन होता है। ठीक है, फिर ये देखो एक गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर ये जोकी है, इस जोकी को हम इस वायर पर इस तरह से मूव कराते हैं, और एक पॉइंट ऐसा होता है जब करंट इस गैल्वेनोमीटर में 0 डिटेक्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना उस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं C। ठीक है, चलिए तो देखो इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये R1 रेसिस्टर है तो यहाँ पर आ जाएगा, ये R2 रेसिस्टर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ये वायर है, वायर का कुछ एरिया है, कुछ लेंथ है। ठीक है, तो वायर इसका कुछ रेसिस्टेंस हो जाएगा ρL/A। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, बस उसी की तरह कुछ ना कुछ इसका रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, मान लो इस C पॉइंट पर, मतलब A पॉइंट से L दूरी पर एक C पॉइंट है, यहाँ पर करंट 0 जा रहा है इस गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, तो A और C का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो उसको हम नाम दे रहे हैं RAC, रेसिस्टेंस ऑफ AC वायर। फिर C से B तक भी इस वायर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो आप उसको नाम दोगे RCV। ठीक है, चलिए और देखो गैल्वेनोमीटर का भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, लेकिन इसमें से जब करंट 0 जाएगा तो इसका कुछ भी काम नहीं होगा। ठीक है, यही तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा है। चलिए अब देखो अब देखो तो यहां से आप लिख सकते हो, अगर इस गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट नहीं जा रहा है तो R1/RAC इज इक्वल टू हो जाएगा R2/RCP। ये आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए अब देखो R1 तो नॉन होगा, इसकी वैल्यू हमें पता होगी, R2 हमें निकालना होगा। ठीक है, RAC क्या होगा, ध्यान से देखो, A से C तक के बीच में इस वायर का कितना रेसिस्टेंस होगा, वो होगा ρL/A। ठीक है, तो आप RAC की जगह पुट कर दोगे ρL/A। ठीक है, जबकि C से B तक इस वायर का कितना रेसिस्टेंस होगा, वो होगा लेंथ कितनी है, देखो इस पूरे वायर की लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। अब A से C तक की लेंथ कितनी है, L, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 - L। तो इस
का रेसिस्टेंस आ जाएगा R 100 माइनस एल अपॉन ए क्या है, एरिया ऑफ द वायर, जो भी गिवन होगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से रो कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी R1 अपॉन एल अपॉन R2 अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, एक्चुअल में इसको याद नहीं करना है। आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप मीटर ब्रिज कर सकते हो। अब देखो एमीटर कुछ नहीं है, मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, तो उसके पैरेलल में हम एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं जिसको हम नाम देंगे शंट। और ध्यान रखना है, इस शंट का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, चलिए तो देखो अगर करंट आई इधर से आएगा तो कुछ IG करंट गैल्वेनोमीटर तक जाएगा, और अगर I करंट में से IG करंट गैल्वेनोमीटर तक गया है तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा, I माइनस IG। ठीक है, चलिए और देखो इस पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट का और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं G। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, IG इंटू G। ठीक है, वहीं यहाँ पर करंट कितना जा रहा है, I माइनस IG। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जितना करंट है इंटू रेसिस्टेंस कितना है, S। ठीक है, तो ये हो जाएगा I माइनस IG इंटू S। ठीक है, तो फॉर्मूला ये आप याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये भी बता दिया है कि ये फॉर्मूला किस तरह से आया है। ठीक है, चलिए अब देखो वोल्ट मीटर भी कुछ नहीं है, गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई कर आप वोल्ट मीटर बनाते हो। ठीक है, देखो ये सिंपल सा गैल्वेनोमीटर है, इसमें IG करंट जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, IG इंटू G। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई कर दिया और इसमें एक सीरीज में हाई रेसिस्टेंस जोड़ दिया। ठीक है, वोल्ट मीटर को बनाने के लिए आपने कुछ नहीं किया, गैल्वेनोमीटर लिया और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेसिस्टेंस जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी IG, जितना भी करंट जा रहा है IG, इंटू रेसिस्टेंस कितना है, G प्लस R। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा और आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता है समाप्त। थैंक यू।